दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है और चुनावी मुद्दों की बजाय नेताओं पर छींटाकशी, निजी छींटाकशी का शोर ही गूंज रहा है। सोमवार को दिल्ली में सियासी हंगामे की शुरुआत बीजेपी के एक विज्ञापन से हुई, जिसे केजरीवाल ने अपनी जाति और गोत्र के विवाद में बदल दिया। शाम होते होते बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने वार के लिए हथियार बनाया आम आदमी पार्टी के चंदे को। आपके ही पुराने वॉलंटियर्स ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल की पार्टी ने 4 बोगस कंपनियों के नाम पर करोड़ों का चंदा लिया। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आपने चंदे में करोड़ों का काला धन खपाया? क्या दिल्ली की चुनावी राजनीति अब डर्टी पॉलिटिक्स में बदलकर रह गई है? काला धन का कारोबार रात के अंधेरे में उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया। दिल्ली की चुनावी राजनीति में अब सब कुछ काला काला नजर आने लगा है। प्रचार के नाम पर एक दूसरे पर कालिख पोतने की मुहिम सोमवार को काले धन के खुले इस्तेमाल के सनसनीखेज आरोप तक जा पहुंची। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के चुनावी चंदे में करोड़ों का गोलमाल और काले को सफेद बनाने का खेल चल रहा है। तो इन लॉस की कंपनियों ने 2 करोड़ रुपए 4 कंपनियों से 50-50 लाख 5 अप्रैल को रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी को रात के छुपे हुए अंधेरे में काला धन का कारोबार रात के अंधेरे में उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया। आपकी वेबसाइट पे ही जाके उनका डाटा चेक कर रहा था तो मुझे पता चला 50-50 लाख की 4 ऐसी डोनेशंस हैं जो बोगस कंपनीज ने दी हैं। उन बोगस कंपनीज का नाम है स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोलांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड। उनके सारे अधिकारी अगर हमारी जांच करने आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। एक एक पैसे की जांच होनी चाहिए और जो भी गलत है, हम लोग अगर गलत है तो उठा के हमें सूली पे चढ़ा दीजिए, लेकिन कृपा करके चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसी ओछी राजनीति से बचना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने पहले यही काम किया, वही काम अब उनका दूसरा भाई भाजपा कर रहा है। दिल्ली चुनाव में कलंक लगाने और कीचड़ उछालने का ये दौर कहां जाकर थमेगा, अब ये कोई नहीं जानता। सोमवार को आम आदमी पार्टी के चंदे पर सवाल उठने से पहले सवालों के घेरे में बीजेपी थी। बीजेपी के विज्ञापन को अरविंद केजरीवाल ने अग्रवाल समाज के अपमान का मुद्दा बनाकर पूरी ताकत से हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? आज बीजेपी ने जिस तरीके का विज्ञापन आया उसमें अरविंद केजरीवाल की जाति और वैश्य समाज को जिस तरीके से गाली देने का काम किया गया, उपद्रवी बताने का काम किया, उस पर हमने आपत्ति जताई है, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। अब ये पूरा का पूरा समाज देख रहा है कि वो किस तरह से डिविजिव पॉलिसीज अपना रहे हैं और किस तरह से देश को और धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल खुद वैश्य समुदाय से हैं और उनकी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष और राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता भी इसी समुदाय से आते हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है, लिहाजा बीजेपी को काउंटर अटैक करने के लिए वैश्य समुदाय से जुड़े विजय गोयल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मोर्चे पर उतारना पड़ा। जिस तरीके से वो जातियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं उससे पता चलता है कि अब उनको अग्रवाल समाज की याद आ गई है जी। हमने भी देखा, हमने तो कभी उनको किसी समाज के किसी कार्यक्रम के अंदर देखा नहीं उनको। अगर उनको इतना भी समझ नहीं है कि पॉलिटिकल मेटाफोर क्या होता है तो उनकी प्रॉब्लम है। हमारे हिसाब से हम कोई गलत शब्द या कोई भी गलत हमने इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि वो तो स्वयं ही कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूं। दिल्ली के चुनाव में जाति और गोत्र विवाद तक उतरने से पहले भी प्रचार का स्तर बेहतर नहीं था। नेताओं पर निजी छींटाकशी बेडरूम तक जा पहुंची थी। 2 अपराध अरविंद केजरीवाल के, एक तो मफलर पहनता है, मैं तेरा छीन लिया क्या? दूसरा भाजपा क्या कहते हैं, अभी खांसता बहुत है, मैंने कहा तुझे इसके बेडरूम में सोना। व्यक्तिगत तौर पर श्रीमती किरण बेदी जी से भी
और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले सभी लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। दिल्ली के चुनाव पर हर बार पूरे देश की नजर होती है, क्योंकि देश की जनता ये मानती है कि दिल्ली के वोटर मुद्दों पर अपना मत देते हैं। दिल्ली में जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलती, लेकिन इस बार दिल्ली में मुद्दों की बजाय नेताओं की पर्सनैलिटी और उन पर पर्सनल हमले हावी हो चुके हैं। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या दिल्ली की राजनीति बदल गई है? क्या अब दिल्ली में भी सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स ही होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं कि क्या दिल्ली में अब सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स होगी। अगर हां तो ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि इस डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत आखिर किसने की है, मुद्दों से अलग हटके कौन ध्यान भटकाना चाहता है इस डर्टी पॉलिटिक्स को जरिया बनाकर। आज बड़ा ही खूबसूरत पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। आशुतोष हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। रामकृपाल सिंह और एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संबित पात्रा, सबसे पहले आपसे सवाल कि ये कार्टून सीरीज की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की और आज क्रमवार आपका तीसरा कार्टून आया। आज आपने केजरीवाल को उपद्रवी गोत्र का बताया, लिहाजा केजरीवाल ने आप पर उल्टा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी अग्रवाल समाज का जो है अपमान आपने किया है, आप माफी मांगे। आप शायद डर गए, आपको लगा कि अरे अब अग्रवाल लोगों के सेंटिमेंट्स केजरीवाल साहब के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपने बजाय उसके जवाब देने के बही खाता केजरीवाल को केजरीवाल का दिखा दिया। आपने कहा काला धन खपाया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो ये क्या जवाब देने से बचने की एक प्रैक्टिस थी या वाकई में आप लोग एक सही सवाल उठा रहे हैं? नहीं, पहली बात तो कार्टून का कर लेते हैं। देखिए, जो व्यक्ति कार्टून ही ना समझ सके वो शासन क्या समझेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो कार्टून हर कोई समझ सकता है कि उसमें क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, मगर केजरीवाल या तो नहीं समझ पा रहे हैं या तो समझते हुए। कार्टून जो होता है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, आप ही बात कंटिन्यू रखिएगा। कार्टून जो होता है अपने आप में कार्टून कैरेक्टर्स बोलते हैं, बहुत ज्यादा उसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपके कार्टून में कार्टून कैरेक्टर्स कम हैं और शब्द ज्यादा हैं। तो आप या तो कार्टून से नहीं कह पा रहे या शब्दों की आपको जरूरत पड़ रही है, आप मैसेज क्लियर नहीं कर पा रहे। गोत्र पर मैंने पहली बार कार्टून देखा। वैसे नहीं, गोत्र देखिए वो तो स्वघोषित अराजक है। उन्होंने कहा है पहले भी कि मैं अराजक हूं, और ये जो गोत्र घोषित किया गया है ये आम आदमी पार्टी का गोत्र है। ये किसी जाति और कम्युनिटी इसके गोत्र को मत जाइए। आम आदमी पार्टी अपने आप में ही स्वघोषित अराजक है। यानी आशुतोष भी उसी गोत्र से आते हैं? नहीं, तमाम आम आदमी, देखिए आशुतोष हमारे मित्र हैं, वो अलग विषय है, मगर तमाम आम आदमी पार्टी चाहे मित्र हो चाहे नहीं हो वो अराजक हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आप देखिए खुद उन्होंने कहा है, और पूरे सेंटेंस को पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ आपका गोत्र उपद्रवी है। आपका अर्थात आप पार्टी का गोत्र उपद्रवी गोत्र है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, उन्होंने खुद कहा है। तो कार्टून या तो समझना चाहिए, नहीं समझ के, अगर नहीं समझ में आया तो शासन ही कैसे समझेंगे। अगर समझ के उसमें से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, वो भी जातिगत राजनीति, तो ये सबसे दुर्भाग्य का विषय है। ठीक है। तीसरा, आपने कहा कि फंड वाला एक्सपोज कर दिया। उस पर बाद में आएंगे, पहले कार्टून वाले पे आशुतोष से मैं एक रिएक्शन ले लूं। आशुतोष, आप इतने अराजक गोत्र से आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आज ये भी आरोप लगा दिया कि किरण बेदी के दफ्तर पर हमला करने वाले लोग जो थे वो दरअसल वकील नहीं थे, वकील के लिबास में आम आदमी पार्टी के लोग थे। देखिए, संबित पात्रा की बातों को मैं क्या जवाब दूं, जो पार्टी खुद ही धर्म के नाम पर राजनीति करती, दंगा भड़काने की बात करती, उसके सवालों का क्या जवाब दूं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज बीजेपी दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से हार रही है, और जिस तरीके के कार्टून का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं शायद संबित पात्रा को जानकारी नहीं होगी कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो एक टाइम मैगजीन में एक छोटी सी खबर छप गई थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में एक बड़ी मजाकिया टिप्पणी थी, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि तुम माफी मांगो। तो अगर ये मुझे कहते कि हमें ह्यूमर की जानकारी नहीं है, हमें जो है कार्टून की जानकारी नहीं है, तो उनको भी शायद क्रिएटिव राइटिंग की जानकारी नहीं है। जब अपने पर पड़ती तो बात दूसरे पर ढाकने की कोशिश करते। मेरा तो बहुत सिंपल सा ये कहना है कि भाई आम आदमी पार्टी के लोगों को आप नक्सली कहते हैं, अरे तो नक्सलियों की जगह जेल में है, आप उनको जेल में भेज आप मान भी तो लेते हैं, आप मान भी तो लेते हैं कि आप अराजक हैं जी, आप मान भी तो लेते हैं कि आप अराजक हैं। अरे भाई, अगर मान लीजिए हम अराजक हैं, अगर मान लीजिए हम नक्सली हैं, मान लीजिए हम आतंकवादी AK-49 है, तो हमको जेल में भेजने का काम सरकार करे ना। भाई आज तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज वो क्यों कहते हैं हम जंगल में जाएं? क्या नक्सलियों को आप दिल्ली के अंदर खुला घूमने देंगे?
आप उनको जेल में भेज दीजिए ना भाई। नक्सली बड़े खतरनाक लोग होते हैं, अराजक लोग बड़े खतरनाक होते हैं, उनको स्वतंत्र घूमने की इजाजत नहीं। इसका मतलब आपके अंदर प्रशासनिक क्षमता नहीं है। आपके नेता कहते हैं अरविंद केजरीवाल हरामखोर है, आपके नेता कहते हैं अरविंद केजरीवाल जो हरामजादे हैं, आपके नेता कहते हैं बड़ा बदनसीब वाला है, आपके लोग कहते हैं हम मदारी है। तो मेरा ये कहना है ये कौन सी भाषा है राजनीति की भाई? हम राजनीति में दुश्मन नहीं एक दूसरे के, हमारे अलग अलग मत हैं और उस मतों के आधार पर लड़ाई होनी चाहिए। आपके प्रधानमंत्री जब कहे नक्सली है और फिर भी हम खुले घूमते रहे तो ये बात तो समझ में नहीं आती है। तो इस सवाल का जवाब देश के गृह मंत्रालय को देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि दिल्ली जैसे शहर में नक्सली क्यों खुलेआम घूम रहे हैं, उनको जेल में क्यों नहीं भेजा जा रहा, इस सवाल का जवाब देना चाहिए इनको। जी भाई, मुद्दों पर आप संबित पात्रा घेरने में असफल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी को, और क्या क्या शब्द बोले मैं तो दोहरा भी नहीं सकता आशुतोष ने। आप इस तरीके से उनको संबोधन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को, मुद्दों पर घेरिए ना। जो शब्द भी आशुतोष जी ने प्रयोग किया, किसने अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया? मैंने तो नहीं सुना है, जो वो मैं भी नहीं बोल सकता, मुझे पता नहीं आशुतोष जी ने कैसे उन शब्दों का प्रयोग कर लिया। एक सेकंड आशुतोष जी, आप मेरी बात बोलिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, याद होगा जब आम आदमी पार्टी लॉन्च हुआ था तो रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो शब्द बड़े प्रचलित शब्द होते थे, वो चोर है जी, ये चोर है जी, ये सब चोर है जी, ये सब मिले हुए हैं। चोर चोर, सुबह से शाम सबको चोर बोलना। एक व्यक्ति हिंदुस्तान का बता दीजिए जिसको चोर नहीं बोला हो अरविंद केजरीवाल जी ने। अब जब खुद को लोग बोलने लगे हैं तो ये बोलते हैं जी मैं तो आम आदमी हूं जी, मेरे पे आक्रमण कर दिया, मेरे पे पर्सनल आक्रमण कर दिया। दुनिया भर के लोगों को आपने पर्सनल आक्रमण किया, उनके खिलाफ न जाने क्या क्या अनर्गल बातें निकाल के ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह से शाम तक यही करते थे। जब आप पकड़े, आपका फंड का खुलासा हमने कर दिया, अरे मैं तो आम आदमी हूं जी, देखो जी मेरे पे आक्रमण कर दिया। ये जी से काम नहीं चलने वाला। अब उत्तर देना पड़ेगा आपको। आशुतोष जवाब देंगे आपके सवालों का? आप पूछिए। हाँ, हमने कहा था रॉबर्ट वाड्रा के मामले का खुलासा किया था, तो उसके बाद बीजेपी ही उसी मुद्दे को लेकर उड़ती चली गई और लगातार आज तक रॉबर्ट वाड्रा के मामले की जांच नहीं की। हमने गडकरी का मामला उठाया था, कागज के साथ उठाया था। खुद बीजेपी ने कुछ बीजेपी ने खुद गडकरी जी को अध्यक्ष के पद से हटा के किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया। हमने मुकेश अंबानी का मामला उठाया था और उसके बाद आज तक जो है नहीं तो आपको बता दें आशुतोष, दीपक जी के साथ शो करते हुए संबित पात्रा ने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा जो है चक्की पीसेंगे, वो दिन आएगा। संबित पात्रा नहीं, तो आज भी कह रहा हूं, उनकी जमीन को हड़प तो लिया है हमने वहां पे राजस्थान में, बीकानेर में छोड़ा कहां जमीन को, और वो भी दिन आएगा जब वो पीसते हुए भी नजर आएंगे। मगर आशुतोष जी में एक महत्वपूर्ण, आपने अभी नितिन गडकरी जी का नाम लिया, नितिन गडकरी जी पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नितिन गडकरी जी ने पद छोड़ दिया। आप आज बताइए, आपके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपके खुद के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम तथ्य सामने में है कि इस प्रकार से 50-50 लाख रुपए आप लोग ले रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी का दायित्व तो नहीं बनता है कि तत्क्षणात अभी वो रिजाइन दे? जिस प्रकार से वो सभी की रेजिग्नेशन मांग रहे थे, क्या अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत रिजाइन नहीं करना चाहिए? आप बताइए आशुतोष जी। नहीं, आशुतोष क्या बताएंगे संबित, ये तो मैं आपसे कहता हूं कि सरकार आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? अगर ये काला धन खपा रहे हैं, काला धन तो मोदी साहब का मुख्य मुद्दा है, प्राथमिक मुद्दा है ये तो आपका, तो आप सिर्फ कागज लेके पतंग की तरह लहराते रहिए। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है संबित। तभी तो दो मंत्री इस विषय को लेकर उतर के आए हैं। हाँ। इस विषय पे जांच आरंभ हो रही है, छोड़ा नहीं जाएगा। जहां रॉबर्ट वाड्रा जाएंगे यहां ये भी जाएंगे। नहीं, तो ये इसमें देर किस बात की? अगर आप लोग इतना खुलासा कर रहे हैं, नहीं, वो तो कानून का काम है ना, कानून को अपने तरीके से काम करना है। आपने अभी जांच बिठाई जाएगी, तो इसके लिए क्या क्या तैयारी है? बिल्कुल टीम जांच होगी। अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आप देखिए, ये सतीश उपाध्याय जी पे इन्वेस्टिगेशन, सुनिए ना, ये सतीश उपाध्याय जी पे खुलासा कर रहे थे कि सब मीटर फर्जी था, फर्जी कंपनी थी। 49 डेज तक ये थे, अरेस्ट कर लेते सतीश उपाध्याय जी को उस समय, अरेस्ट कर लेते आशीष सूद जी को उस समय तो किसी को अरेस्ट नहीं किया। जब ये सरकार में थे, तमाम लोग जिनके खिलाफ, शीला दीक्षित जी के खिलाफ एक काला बैग था, अरेस्ट कर लेते शीला दीक्षित जी को, तुरंत चक्की पीसने भेज देते। मगर चक्की पीसना ऐसा नहीं होता है, वक्त के साथ, कानून के साथ। तो मैं ये मानूं संबित की निर्मला सीतारमण अगर कह रही है कि इसकी जांच करवाई जाएगी, तो सरकार इसकी जांच करवाएगी, आम आदमी पार्टी के चंदे की जांच सरकार कराने वाली है। बिल्कुल, मैं आश्वासित करता हूं, जांच की जाएगी। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आपके चंदे की जांच करवाएगी। आपने अभी तक क्यों नहीं चलाया, मुझे समझ में नहीं आया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद आप लोगों ने पूछा तो कहा गया ना कि हम जांच करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो उसी समय ब्रेक हो गया था ये विषय। तो यानी आशुतोष, अब चंदे की जांच होगी, सरकार आपके चंदे की जांच कराने के लिए बाकायदा समिति बिठा रही है। मैं देखिए, ये तो मेरे पास हाईकोर्ट का वो है एफिडेविट, जहां पे पहले कांग्रेस की सरकार ने एफिडेविट देके गृह मंत्रालय। तो अब चंदे की जांच होगी, सरकार आपके चंदे की जांच कराने के लिए बाकायदा समिति बिठा रही है।
मैं देखिए, ये तो मेरे पास हाईकोर्ट का वो है एफिडेविट, जहां पे पहले कांग्रेस की सरकार ने एफिडेविट देके गृह मंत्रालय में कहा था कि हमने इनके चंदे की जांच कर ली, उसमें कुछ भी गलत नहीं निकला। आप 5 अप्रैल के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार आई अभी 1 महीने पहले की बात है। खुद गृह मंत्रालय ने ओरल सबमिशन में कह दिया हमने इनके चंदे की जांच की है, उसमें कुछ भी नहीं निकला है। अब ये मुझे सवाल का जवाब दे दिया जाए, या तो इनकी होम मिनिस्ट्री इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि वो इस मामले का खुलासा पहले ही नहीं कर पाई, बिना खुलासा किए वो अदालत के सामने चली गई, अदालत को उन्होंने गुमराह करने का काम किया। अगर ये बात है तो बड़ी गंभीर बात है। दिन तो गृह मंत्रालय जो हेड कर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपने अदालत को गुमराह करने का काम किया। मेरा कहना है बिल्कुल साफ है भाई, अगर आम आदमी पार्टी पर आप कोई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सरकार आपके पास है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके पास है, सीबीआई आईबी आपके पास है, आप जांच करा लीजिए, टाइम बाउंड जांच करा लीजिए। जांच कराने में अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ी की तो हमको जेल भेज दीजिए, हम जांच से तो भाग नहीं रहे, हम तो आपके सामने बैठे हुए। नहीं, लेकिन आशुतोष दिक्कत यह है कि बंद कर दीजिए। दिक्कत यह है कि आपके ऊपर जो आरोप है उसकी जांच तो सरकार करा लेगी, लेकिन अब तक ये प्रॉब्लम आती रही कि आप जिन पर आरोप लगाते हैं उनको साबित नहीं कर पाते। मैं तो आपसे कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर हमने आरोप लगाया था। अरे आप तो शीला दीक्षित के भी खिलाफ 370 पेज के सबूत लेके बैठे थे। सुन लीजिए, केजरीवाल ने कहा था 370 पेज की फाइल है मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ, बाद में वो फाइल ही खो गई उनकी। मैं आपको बता दूं, शीला दीक्षित के खिलाफ 3 FIR दर्ज करने का काम किया था। हमारे पास पुलिस तो थी नहीं कि हम उनको अरेस्ट करा देते, लेकिन सुन लीजिए समित पात्रा जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए भाई मेरे, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? मैं तो बड़ी ईमानदारी से बात कहता हूं। उत्तेजित कहां हूं बताइए, मैं तो शांत भाव से बैठा हूं। समित पात्रा जी, आपसे बात करने मुझे बड़ा मजा आता है। उसका कारण आप हमारे आपके बीच में एक अजीब मजा लीजिए, मगर हमारी आपके बीच में बड़ी केमिस्ट्री, हमें भी बोलना है ना, थोड़ा मजा हमें भी लेना है। नहीं मैं क्योंकि अभी अनुराग जी ने कहा कि बड़ा खूबसूरत पैनल है, तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि कम से कम अनुराग मुस्कान जी को मुझ में खूबसूरती नजर आई, समित पात्रा में खूबसूरती नजर आई, राजीव त्यागी जी में उनको खूबसूरती नजर आई। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं अगर आपको मैं तो मन की खूबसूरती देख रहा हूं, वो बुद्धि की, मैं तो मन की कह रहे थे, देख रहा हूं बुद्धि की खूबसूरती देख रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जांच से तो भाग नहीं रहे, लेकिन हमने जब रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगाए तो बीजेपी ने कहा, तब कांग्रेस ने कहा था कि भाई ये तो फर्जी है, कोई मतलब नहीं है। जब गडकरी पर आरोप लगाए तब भी आपने कहा फर्जी है। मामला अदालत के अंदर चल रहा है, अदालत तय कर देगी उस मामले में। आम आदमी पार्टी गड़बड़ थी, अरविंद केजरीवाल गड़बड़ थे, गडकरी साहब गड़बड़, हम तो कहीं नहीं भाग रहे। हम कह रहे हैं कि भाई इस मामले की भी आप जांच करा लीजिए ना, हम नहीं भागने वाले। हम कोई नक्सली तो है नहीं कि जेल में जाके छुप जाएंगे, कि 47 चलाएंगे, कि 49। ठीक है राजीव त्यागी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है राजीव त्यागी, आम आदमी पार्टी कहीं भागना नहीं चाहती, बीजेपी उसे भगाना चाहती है। कुल मिलाकर के आप यही चाहते हैं, कुल मिलाकर के दिल्ली विधानसभा में आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स हो रही। इस डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत किसने की? आम आदमी पार्टी ने की, भारतीय जनता पार्टी ने की, या कांग्रेस ने की? देखिए अनुराग जी, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बाग चरित्रहरण करने में मास्टर हैं, और हेडगेवारी से लेकर मोदी तक निश्चित रूप से उनका यही दायित्व रहा है और यही कार्य रहा है, और उसी की वजह से आज वो सरकार बना के बैठे हुए हैं। जिस तरह की घोषणाएं मोदी जी ने की थी, कालेधन से लेकर के महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर अन्य मुद्दे पे, क्या उनमें से कोई भी पूरा हुआ? क्या देश का किसान परेशान नहीं है? और मैं पूछना चाहूंगा कि कालेधन में जो 15-15 लाख रुपए आने थे प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में, सोनिया गांधी वाली सोनिया गांधी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूं। क्या उस 15 लाख रुपए में से 9.5 लाख का सूट जो मोदी जी पहन रहे हैं, क्या उनके पास 9.5 लाख का सूट आया, या कॉर्पोरेट के पास से सूट आया? तो ये मोदी जी बताएं, जिस तरह की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं देश में, मोदी के सूट दिल्ली विधानसभा चुनाव से क्या लेना देना है? इसके अलावा नहीं, उसके अलावा क्या है? रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मेरे मित्र आशुतोष बताएं कि एक्यूजिंग एब्यूजिंग मैडनेस से बाहर निकल करके आम आदमी पार्टी को बाहर आना चाहिए। कुछ दिल्ली में मुद्दों की बात होनी चाहिए थी कि दिल्ली बेहतर कैसे बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली का विकास किया, जिस तरह से फ्लाईओवर से लेकर के मेट्रो से लेकर के अन्य हमने सुविधा देने की बात की, जिस तरह से दिल्ली का जो बजट था, इसीलिए दिल्ली वालों ने कहा कि जाओ अब आराम करो। सुनिए 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के नागरिकों ने जिताया, और 3 बार लगातार जिताने का मतलब दिल्ली में हमने डिलीवर किया होगा, काम किया होगा, इसलिए जिताया। और जिस दिल्ली का बजट था उसका 65% हिस्सा हम भागीदारी योजना से लेकर के, लाडली योजना से लेकर सामाजिक सरोकारों पर खर्च करते थे। उस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का समझा पाया। लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, जनता को लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का राज है। बात हुई थी कि महिलाओं की सुरक्षा होगी, लेकिन 31% महिलाओं के ऊपर रेप के मामले हो रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? राहुल गांधी FIR डबल हो गई, उस पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का? साथ सड़कों में गड्ढे हो गए, उस पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का? 24 घंटे बिजली 2013 तक मिलती थी, दिल्ली के नागरिकों से पता कर लिए। 2014 में मोदी सरकार के बाद मैंने आपसे पूछा था कि डर्टी पॉलिटिक्स किसने शुरू की? आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी की
पॉलिटिक्स पढ़ने लगे। पॉलिटिक्स निश्चित रूप से मैंने कहा, शुरू में कहा कि आरएसएस का कार्य रहा, कांग्रेस ने शुरू की, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट रहा चित्रण करना। और जो आम आदमी पार्टी है वो निश्चित रूप से इनकी किटी है, इनकी बेबी है छोटी सी, जो कि इस काम को शुरू करती है, जो उंगली इस तरफ करती है, अब 3 उंगली उनकी तरफ हो रही है। पार्टी की आज जो चंदे का हिसाब है वो चंदे का हिसाब आशुतोष जी को देना चाहिए कि 2 करोड़ रुपए 3-4 कंपनियों से कैसे ले लिए। अगर कंपनी अस्तित्व में राजीव त्यागी जी, अगर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बेबी है तो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद आपने क्यों पाला इन्हें? अरे देखिए, 18 मुद्दों पे उन्होंने समर्थन मांगा हमसे। 18 मुद्दे दिल्ली के हित से जुड़े हुए थे, हमने समर्थन दिया। और क्या ये साबित ना हुआ है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग बाग, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बहुत सारे लोग बाग आज भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किरण बेदी जी को लिया, और जिन किरण बेदी जी ने एग्जीक्यूटिव क्लास का हवाई जहाज का किराया लेकर के जनरल क्लास में ट्रेवल करने का काम किया, क्या वो करप्शन नहीं है? अपनी बेटी के लिए नॉर्थ ईस्ट कोटे से सीट लेने की कोशिश की दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में, क्या वो करप्शन नहीं है? और मैं पूछना चाहूंगा किरण बेदी जी को जिस तरह से लिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने नेताओं पर विश्वास नहीं था? मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कल को देखिए संबित बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं, कल को नया लड़का बिठा करके संबित के साथी में बिठा दिया जाए तो पॉलिटिकली तो इनकरेक्ट है ना। तो ये सब चीजें जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीखनी होंगी कि निश्चित रूप से जगदीश मुखी से लेकर हर्षवर्धन तक जितने भी लोग थे उन फेसिस पे इनका विश्वास नहीं था। और मैं ये कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि किरण बेदी जी एक बलि का बकरा बनाई गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। और कांग्रेस की स्थिति के बारे में आज के मुद्दे से आप भटके हुए हैं राजीव त्यागी, कांग्रेस की स्थिति के बारे में पहले शब्द से लेकर के और आखिरी लाइन तक आप मुद्दे से भटके रहे। नहीं भटका हुआ, मुद्दे से भटके रहे आप। एब्यूजिंग मैंडेट पार्टी बताया मैंने आम आदमी पार्टी को, वो तो राहुल गांधी पहले बोल चुके हैं। पार्टी का चेहरा बता दिया आपको। वो तो लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस में सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, लास्ट कर करके आप 10 बोल चुके। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है अनुराग जी, विकास पर, गवर्नेंस पे और जनता को समझाइए, यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ से जनता सुन रही है, नहीं यहाँ फ्रेश चेहरे पे अगर वोटिंग होगी दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी की। अरे तो मैंने आपको रैली के लिए मंच छोड़ दिया है। जो चेहरा फ्रेश चेहरा है, ईमानदार चेहरा है, बेदाग नाम काम जो हमने किए हैं, जो दिल्ली में जो काम किए वो लोगों को दिखते हैं आंखों से। राजीव त्यागी जी, मैंने आपको रैली करने के लिए मंच नहीं दिया। रामकृपाल यादव जी, रामकृपाल सिंह जी, मैं तो वास्तविकता बताई। ठीक है दिल्ली के लोगों को वास्तविकता बताई। ठीक है, वास्तविकता बता ली। रामकृपाल सिंह जी, आप देख रहे हैं किस तरीके की राजनीति हो रही है, कार्टून की राजनीति हो रही है, चंदे की राजनीति हो रही है। सवाल है कि जवाब कोई नहीं दे रहा। एक डर्टी पॉलिटिक्स के ऊपर दूसरी डर्टी पॉलिटिक्स थोप दी जा रही है। ये किस दिशा में जा रहा खेल? देखिए, अभी आपने सवाल शुरुआत की थी कार्टून से, वो कब चंदे पर पहुंच गई पता नहीं चला। अभी राजीव भाई ने एक बात कही कि आप पार्टी बीजेपी की बेबी थी, तो मेरा कहना है कि कांग्रेस को सीधे पेरेंट को समर्थन देना चाहिए था, क्योंकि आप बेबी को समर्थन करें या पेरेंट को करें, सिद्धांत रूप में तो आप हुए नहीं। ये प्रूव हुआ जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में गए, प्रूव हुआ। मैंने कहा, आप मेरी बात सुनिए। मैंने ये कहा नहीं, मैंने अपनी बात कही। मैंने कहा कि अगर बेबी है तो मेरा कहना फिर पेरेंट्स को सीधे समर्थन देते आप तो सरकार भी स्थायी होती और आप दोनों मिलकर चला भी लेते। खैर, आप मेरे शब्दों मैंने कहा ये प्रूव हुआ समय समय पर कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और उनकी बेबी थी। डीएनए टेस्ट बात, ठीक है, डीएनए टेस्ट बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, मुख्य सवाल से कैसे सारी पार्टियां उसके किनारे किनारे भाग रही, उस पर कोई नहीं आ रहा है। अरे 2 और 2 4 होता है या नहीं, इसका सीधा जवाब है हाँ या ना। आज जो विज्ञापन छपा है, केजरीवाल ने जो अराजकता कहा कि मैं अराजक हूं, वो उनकी जुबान फिसली थी। आज जो विज्ञापन छपा है वो बीजेपी की कलम फिसली है। दोनों फिसले हैं ईमानदारी से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का आज का जो विज्ञापन है, लोग बाग ये भी कहते हैं कि रामकृपाल साहब आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, तो दोनों फिसल जाएंगे, उठाएगा कोई नहीं। फिर राजीव जी एक मिनट, आप है ना, मुझे लगता है कि अंग्रेजी में सोच करके कोई अंग्रेजी में सोचने वाला जब हिंदी में तर्जुमा करता है तो इस तरह की गलतियां होती हैं। और सीधी बात है कि आप कोई भी छोटी सी गलती करेंगे, आपका प्रतिद्वंदी उसका फायदा उठाएगा। उसमें अग्रवाल कहीं नहीं लिखा है केजरीवाल जी को मौका मिल गया, उन्होंने कहा देखो। जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी अपने ही सबसे ट्रस्टेड वोट बैंक को क्यों लूज करना चाहेगी? इंटेंशन बीजेपी का ही नहीं रहा होगा, लेकिन गलती हुई है, उसका फायदा केजरीवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही जैसे केजरीवाल जी के एक आक्रोश में उन्होंने कभी कह दिया हाँ मैं अराजक हूं, उसका फायदा लगातार बाकी पॉलिटिकल पार्टी उठा रही हैं। ठीक है। लेकिन जो आज बेसिक फंडिंग वाला सवाल है, उसमें सिंपल वही मैं कह रहा था, 2+2 4 है कि नहीं है। सिंपल एक सवाल था
कि ये जो स्काई लाइन जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है वो कह रही है कि 5 लाख रुपया स्काई लाइन कंपनी का 50 लाख रुपया और ऐसी 3 कंपनियों का और वो फंड में जमा हुआ है। इसमें सिंपल सीबीआई जांच कर ले, आईबी जांच कर ले। अरे एक पहला प्राइमरी है कि जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है। आप कहते हैं कि नहीं जमा हुआ है और वो पैसा हमने पूरी स्क्रूटनी करके उसको जमा किया है। सिंपल बात है। ये तो 2 मिनट के कॉल पे इसका रिकॉर्ड आपकी पार्टी का आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, इस तरह के सवाल से हमेशा कांग्रेस भी कतराती रही है, आप भी कतरा रही है, बीजेपी भी कतराती है, क्योंकि ये सबको पता है कि काला धन के बूते ही चुनाव लड़ा जाता है। और ये रोग अगर बाकी जो तो मोदी जी ने भी नई पार्टियों को भी ये रोग लग गया है, तो हो सकता है कभी वे लोग इतने चालाक नहीं हुए हों कि काले धन को काली तरीके से खर्च करना चाहिए। उन्होंने काले धन को सफेद तरीके से खर्च करने की कोशिश की और शुचिता दिखाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब तक तथ्य सामने नहीं आ जाते तब तक मेरा इस पे कोई वर्डिक्ट नहीं है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक सवाल पर स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए। एनके सिंह साहब, क्या आपको भी लगता है कि आपका गोत्र उपद्रवी है, ये लिखकर भारतीय जनता पार्टी ने गलती की, जैसे गलती अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार करके की थी कि वो अराजक हैं? नहीं, ये कुछ ऐसा ही है कि जब मोदी जी ने कहा कि भाई एक कुत्ता भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो तकलीफ होती है, तो पूरी दुनिया में बवाल मचा कि साहब एक वर्ग विशेष को कुत्ता कहा है। उसी तरह लॉजिक को आप एक्सटेंड कर देते हैं। ये पॉलिटिकल स्टाइल है, इसमें कुछ मतलब नहीं है। गोत्र उन्होंने कहा, बिरादरी कहते तो कोई दिक्कत नहीं, भैया उपद्रवी बिरादरी के हैं। गोत्र कह दिया तो क्लियर कर चुके हैं कि लाइन है आपका गोत्र उपद्रवी है। हाँ। आपका मतलब आम आदमी पार्टी का गोत्र, आम आदमी का पार्टी का गोत्र उपद्रवी है। बिरादरी कहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, गोत्र कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो अननेसेसरी है। मुझे लगता था कि इतने दिन बाद जब मोदी जी आए तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की क्वालिटी बदलेगी और वो विकास अब एक बड़ा इश्यू होगा। लेकिन जिस तरह डिजेनरेशन अभी हुआ है पॉलिटिकल डिस्कोर्स का, बड़ा अजीब सा लगता है। आप देखिए, ये अभी जो बातचीत हो रही है, ये एक क्वेश्चन है कि 50 लाख रुपए 4 लोगों ने जमा किया। जो कहा जा रहा है कि एक ही आदमी है, मान लीजिए 4 आदमी भी है, तो उसमें एक बिल्डर है, एक स्काईलाइन वो है आपका गोल्डमैन बिल्डर है, दूसरा स्काईलाइन मेटल वाला है, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। अब पूछा जा रहा है कि इनके तो झुग्गी झोपड़ी में पते निकल रहे हैं, कईयों के तो है ही नहीं, झुग्गी झोपड़ी में नहीं है। हाँ। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसका स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। वो वाला आंसर नहीं कि आप जांच करा लीजिए, ये जांच कराने, क्योंकि वो बड़ा बढ़िया जूलियस सीजर शेक्सपियर की किताब में लिखा है, यू टू ब्रूटस, कि मतलब तुम भी हमें मारने आए हो। तो जब ये लगता है कि अरे आप पार्टी भी वही है, तब चिंता होती कि अरे ये तो दूसरे फॉर्मेट से आई है, ये तो करप्शन के खिलाफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक प्रोडक्ट है। अगर ये भी वही कर रही है कि अंबानी के खिलाफ तो करेगी, लेकिन बाकी सेठियों से पैसा लेके रात के 12 बजे कोई इशू नहीं है, क्योंकि रात के 12 बजे दे तो भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपने कोई गलती नहीं की है, उसको रिफ्लेक्ट कराया है, यहां कोई गलती नहीं है। लेकिन अब पूछा ये जा रहा कि भाई ये पैसे आपने 50 लाख कहां से लिए हैं? ये लोग तो देने वाले ही नहीं है, ये लोग की हैसियत, ये तो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इनका पता झुग्गी झोपड़ी में लिखा है। तब आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट ने वो फेरा वायलेशन के केस में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दी थी। फेरा वायलेशन था वो, ये नहीं था। ये डोमेस्टिक आपने वो किया है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये केस अलग है। तो कम से कम आप अपने को फ्री करिए इससे, इस चार्ज से, क्योंकि आपके बारे में ये माना जाता है कि ये कॉम्परेटिवली शुचिता का एलिमेंट इसमें ज्यादा है और इसी का प्रोडक्ट है। लेकिन आज जब दिखाई दे रहा कि ये भी वही निकला, तब फिर चिंता हो रही है। मिडिल क्लास इससे नाराज जरूर होगा जब तक ये क्लियर कट जवाब नहीं देंगे। ये वाला जवाब नहीं चलेगा जो लालू यादव जी भी देते रहे, सभी देते रहे कि साहब जांच करा। वैसे आशुतोष, जब योगेंद्र यादव पहले कह चुके थे कि 9,99,999 से ऊपर अगर एक भी रकम आती है, कोई भी रकम आती है, तो पीएससी उसकी जांच करेगी और हम करवाएंगे, तो 50 लाख रुपए 4 बार जमा हुए, तो क्या जांच नहीं कराई गई उसकी, जो अब आप जांच की मांग कर रहे हैं, चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें किसी बात को छुपाना होता तो हम अपने वेबसाइट पर इसका डिस्क्रिप्शन क्यों देते? सीधी सी बात है, कोई बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तो ऐसा नहीं करती है।
तो हमारी ट्रांसपेरेंसी की तुलना बीजेपी कांग्रेस की ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अरे भाई हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर आपको लगता है कि हमारे मामले में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप नहीं गड़बड़ी, मैं ये कह रहा हूं मोटी, आपको सिर्फ मोटी रकम से मतलब है, कौन दे रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, इस बात से मतलब नहीं है। आपत्ति तो इस बात पर है। राजू जी एक मिनट, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि झुग्गी झोपड़ी में जिसका पता हो, सर जी, वो पता वाला क्या 50 लाख आपको दे सकता है? ठीक है, जवाब कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बोलिए सर जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये भी तो आप तो सुनी सुनाई बातचीत के आधार पे कह रहे हैं ना, हम कहीं भागे नहीं जा रहे। तो आप बता दीजिए ना कि पता कहां है उसका। अरविंद केजरीवाल कहीं भागे, सुन लीजिए, पता है। ठीक है, जवाब कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बोलिए सर जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये भी तो आप तो सुनी सुनाई बातचीत के आधार पे कह रहे हैं ना, हम कहीं भागे नहीं जा रहे। तो आप बता दीजिए ना कि पता कहां है उसका। अरविंद केजरीवाल कहीं भागे, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। हम कहीं भागने वाले नहीं है, भाग नहीं रहे। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई हम आम आदमी पार्टी पर कोई पहली बार तो आरोप लगाया नहीं गया, प्रशांत भूषण पे आरोप लगाया गया, लॉजिकल आपने आरोप लगाए लोगों पर। आशुतोष जी सुन लीजिए, अरे आपने आरोप लगाए, बात सुन ले, एक मिनट। और अब आपने आरोप लगाए तो आपके नाम क्रिश्चियानी बिल्ली खबरों जैसे हो रहे हैं। आशुतोष को कह लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। ये मैं कह रहा हूं कि भाई इसके पहले प्रशांत भूषण में बड़े संगीन आरोप लगाए गए, किरण बेदी पे संगीन आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल पे संगीन आरोप लगाए गए, मनीष सिसोदिया पे संगीन आरोप लगाए गए, और इन सब मामलों का क्या हश्र हुआ आप सब लोगों को पता है, आप लोग इस बात को जानते हैं। मेरा यही कहना है कि भाई हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास सरकार है, आप जांच करा लो, आप भागने वाले कहीं नहीं है। अगर हम भाग रहे होते, छुपा रहे होते, आप वो तर्क मेरे पर लगा ही नहीं सकते। आरोप तो आशुतोष आपकी तरफ से लगाए गए, लेकिन साबित कुछ नहीं हुए, तथ्य आपने कोई पेश नहीं किए। आशुतोष जी एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। अनुराग जी, जिस तरह से इंडिया के इस करप्शन के मूवमेंट में केजरीवाल जी ने कहा कि मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, फिर बनाई, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं कोई तो पुरानी बातें हो गई, उसी में कार्टून की यूटर्न नहीं करेंगे आप, चंदे के मामले में यूटर्न नहीं करेंगे। क्या यूटर्न नहीं हुआ आपका? सवाल आपका यूटर्न नहीं हुआ चंदे के मामले में? छोटा सा पूछेंगे आशुतोष, बस एक ही चीज पूछना है, अगर आप बिल्डरों से पैसा लेंगे तो क्या ये डर नहीं लगेगा कि आप भी वो दिल्ली की जमीन बिल्डरों को देंगे? आप जरा सोचिए कि इसको क्लियर करना पड़ेगा ना आपको कि बिल्डरों से आप पैसा ले रहे हैं, 50-50 लाख बिल्डर, तो बदले में उन्हें देंगे क्या? तो देंगे क्या? ये पॉलिटिक्स में अगर आप भी उसी पॉलिटिक्स में है तो फिर वो सुचता वाला जो बात है वो खारिज हो जाता है। फिर आप आइए, कांग्रेस के मुकाबले आप भी खड़े होंगे, बीजेपी के मुकाबले, सबके मुकाबले खड़े होंगे, तो जो यूएसपी आपका है वो खत्म हो जाएगा। हमारा सवाल है कि आप पलटू रहते हैं। सवाल पूछेंगे, एक मिनट, मैं एनके सिंह के सवाल का जवाब, मैं एनके सिंह के सवाल का जवाब दे दूं। मैं एनके सिंह के सवाल का जवाब दे दूं। अगर मैं एनके सिंह साहब के लॉजिक के हिसाब से जाऊंगा तो इस देश के अंदर जितने बिल्डर हैं, छोटे से लेकर बड़े बिल्डर, सबको फौरन बंद कर देना चाहिए और उनको जेल में भेज देना चाहिए, क्योंकि बिल्डर आपकी नजर में बहुत ये तो अजीब तरीके का तर्क आप दे रहे। नहीं, ये आपकी नजर में बिल्कुल अजीब तरीके का। फिर तो किसी बिल्डर को धंधा करने का अधिकार नहीं है, किसी बिल्डर को बिल्डिंग बनाने का अधिकार नहीं है, सारी की सारी सरकार के हाथ में दे दीजिए। अनुराग जी, मैं बहुत देर आपके कहने का मतलब ये है भाई, आप ट्रांसपेरेंसी में कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप अब भी मान रहे हैं कि ये बिल्डर हैं जिन्होंने आपको चंदा दिया, ना उनका नाम है, ना उनका पता है, ना उनका ठिकाना है। 50 लाख देने वाली पार्टी जिस तरह से चंदा ले रही है उसमें क्या कहना है आपका? अनुराग जी, क्या मैं आप जांच की बात कर रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी की बात क्यों नहीं करते? ठीक है आशुतोष जी, मैं जरा संबित के पास जा रहा हूं। संबित बहुत देर से धैर्य धरे बैठे हैं, बोलिए संबित। नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए आशुतोष जी, आप समझिए कि इसमें क्या हुआ है। आरोप कौन लगा रहे हैं? पहला आरोप शांति भूषण जी लगाते हैं, दूसरा और आरोप प्रशांत भूषण जी लगाते हैं। दोनों का क्या कहना है कि आपने करोड़ों में टिकट दिए हैं, टिकट बिके हैं। दूसरा, तीसरा जो ये आरोप लगा है, आवाम एक सेकंड, आवाम कौन है? आप गलत बात कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं बीच में टोका टोकी नहीं कर रहा था। एक सेकंड, मैं कंप्लीट कर लूं। ना नहीं होता है, जब पकड़े जाओ तो ना शांति भूषण जी ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जब पकड़े जाओ तो अब उसका आपको मजा आ रहा था। शांति भूषण ने अवाम की तारीफ तो की है कि वो अच्छा काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने बोल लिया हो तो अब मैं बोल लूं अपना विषय। आशुतोष जी, शिष्टाचार आपसे मैं शिष्टाचार की अपेक्षा कर सकता हूं, आपसे शिष्टाचार की अपेक्षा कर सकता हूं, आपसे शिष्टाचार की अपेक्षा नहीं कर सकते, आपसे कर्टसी की अपेक्षा कर सकता हूं। नहीं कर सकते। एक सेकंड, क्या ना
अब आप पत्थर मत मारिए, आप एक सेकंड, आप झूठ नहीं बोल सकते, मुझे अपना प्रश्न रखने दीजिए। झूठ नहीं बोल सकते, राष्ट्रीय झूठ नहीं बोल सकते, शांति भूषण जब आप रंगे हाथ पकड़े गए तो आप वैसे कॉमन मुस्लिम की तरह बोलने लगे। नहीं, झूठ बोलने का सर्वाधिकार केवल आम आदमी पार्टी के पास नहीं है आशुतोष जी। झूठ बोल रहे हैं, हो गया आशुतोष जी, हो गया। अब मैं बोल लूं, समित पात्र हो गया, झूठ बोल रहे हैं, अब हो गया, आप झूठ बोल रहे हैं, हो गया समित भाई, आप झूठ बोल रहे हैं भाई। यही तो पॉलिटिक्स हो गई दिल्ली की। आप जो सच बोल रहे हैं उसे साबित नहीं कर पाते। आशुतोष आप जो सच बोलते हैं, राजीव त्यागी जी, आशुतोष आप जो सच बोलते हैं उसे साबित नहीं कर पाते और दूसरा बोलता है तो आप कहते हैं वो झूठ बोल रहा है। अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया था। मैं बता दूं आपको, मैं आशा करूंगा, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जनता देख रही है, आशुतोष हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आशा करूंगा वो बड़े हैं और थोड़ा शिष्टाचार रखें। शांति मैं एडवाइस दूंगा कि वो शिष्टाचार रखें, मर्यादा को ना समित पात्रा जी, आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल मर्यादा की बात आप मत करिए, मर्यादा की बात मत करिए। आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। अरविंद केजरीवाल करप्शन कर रहे हैं, प्रशांत भूषण ने कहा है कि आप करप्शन कर रहे हैं। आप झूठ बोल आज जो आवाम पार्टी है, आवाम कौन है, वो आप ही के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप करप्शन कर रहे हैं। आपके लोग क्या करप्शन कर रहे हैं? सवाल क्या है कि किस प्रकार से आपने हवाला का सोर्स खोला हुआ था, किस प्रकार से काले धन को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने का आपने फैक्ट्री खोला हुआ है। आज हिंदुस्तान की जनता ने ये देखा है। कानून क्या कहती है? कानून कहती है कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट में से 7.5% कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट में से 7.5% ठीक है संबित, आपने अपनी बात कह ली संबित। ठीक है, आशुतोष जी पकड़े गए तो कैसे हो? एक बात कहना चाहूंगा, सारी शिष्टाचार आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। शांति भूषण जी ने आपका रामकृपाल सिंह जी, राजीव त्यागी जी, एक मिनट। आप झूठ बात करें, भूषण जी ने आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब इस पर संबित ने जो सवाल उठाए उस पर आशुतोष से मैं जवाब शाम तक झूठ बोले। दिल्ली में आप हार रहे, जमानत आपकी जब्त हो रही, आपकी पार्टी हार रही, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। आज चुनावी मुद्दे हैं, तभी नहीं कहा पड़ गया कौन आम आदमी पार्टी का झूठ बोल रहे हैं। आइए पात्रा जी, आप झूठ बोलते हैं। इससे आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़िए ना आशुतोष, इससे आगे बढ़िए। आप 4 कंपनियों से चंदा लिया तो इजाजत नहीं देनी चाहिए आपका, उसमें बताइए ना आप। अरे मैं झूठ, हर चीज पे यूटर्न करते हैं, उसमें क्या कहना है आपका आशुतोष, जिसपे बताइए ना आप। अरे झूठ बोले तो आप पत्थर लेके आ जाइए बीजेपी। मैं जवाब देता हूँ आपको, बोलिए। समित पात्रा ने क्या कहा? समित पात्रा ने कहा कि शांति भूषण जी ने आरोप लगाया कि 2-2 करोड़ रुपए देकर टिकट खरीदेंगे। समित पात्रा ने झूठ बोला है। कहा मैंने? समित पात्रा झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप दिखा दीजिए संबित, इस तरीके का बयान शांति भूषण का हमने भी नहीं सुना। शांति भूषण का इस तरीके का बयान हमने नहीं सुना। आशुतोष, मैं आपको सेकंड करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। अरे राजीव त्यागी जी, अरे ठीक है राजीव त्यागी जी, एक मिनट रुक जाइए। अरे ठीक है राजीव त्यागी जी, आपके पास मैं आऊंगा। अरे मैं आऊंगा, ऐसे किसी की बात समझ में आएगी। आशुतोष नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि शांति झूठ बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि शांति भूषण ने इस तरीके की कोई बात कही हो, शांति भूषण ने कहा हो, ऐसा मैंने नहीं सुना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना। एनके सिंह साहब क्या शांति भूषण साहब ने ऐसा बयान दिया है? बिल्कुल नहीं, शांति भूषण ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। संबित मेरे ख्याल से आशुतोष जी सही कह रहे हैं आप। आशुतोष अरे रुक जाइए, बहुत सारे सवाल। अरे रुक जाइए, अरे राजेश रुक जाइए, राजीव जी, आशुतोष आप सही कह रहे हैं। शांति भूषण ने ये बयान नहीं दिया है, मेरे ख्याल से रॉ में बह के उन्होंने कह दिया, लेकिन उनका क्वेश्चन जो ओरिजिनल था वो दूसरा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप ये बताइए, शांति भूषण ने ये कहा कि नहीं कि अरविंद केजरीवाल करप्शन कर रहे हैं? ये कहा है कि नहीं? ये कहा कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। ये कहा कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। नहीं करप्शन कर रहे हैं, ये कहा करप्शन नहीं, ये कहा कि पार्टी में लोकतंत्र निकाल के दिखाइए। प्रशांत भूषण जी ने 12 टिकटों पे सवाल उठाया कि नहीं? प्रशांत भूषण ने 12 टिकटों पे सवाल उठाया कि 12 टिकटें पैसे के आधार पर शांति भूषण ने कहा क्या है? प्लीज मेरी जानकारी में शांति भूषण ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धूमिल की पंक्ति हो गई कि ये संदिग्धों का एक परिवार है आपने जो मुख्य मुद्दे से हटाने के लिए एकजुट हो गया है। 2-2 करोड़ झूठ बोला इन्होंने। आप इनसे बोलिए माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? आप करप्शन करें, आपके पितामह आपको डांटे, माफी मांगे ना। समित पात्रा झूठ बोल रहा है, अपराध करना चाहिए। आप झूठ ठीक है, संबित पात्रा को साबित करना पड़ेगा कि शांति भूषण ने कब कहा है
He should apologize. He should apologize. शांति भूषण जी ने अरविंद केजरीवाल के कान खींचे हैं, उन्हें करप्ट भी कहा है। प्रशांत भूषण जी ने 12 टिकटों को लेकर पूरे पार्टी में विषय उठाया है। मगर आप बताइए कि ये जो 50-50 लाख रुपए आप रात के अंधेरे में ले रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? संबित पात्रा एक मिनट आशुतोष जी, मैंने मान लिया कि संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप क्यों नहीं सच बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं सच बोल रहे हैं? आप चलाइए ना आशुतोष, एक मिनट आप शांति। अरे आप बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सच्चे इंसान है, कांग्रेस मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं यही बोल रहे हैं। आपकी टीम है, हम तो आशुतोष से पूछना चाहते हैं कि आशुतोष जी ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी में कब जा रहे हैं? कांग्रेस ये बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल सच्चे ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल नमूना है डर्टी पॉलिटिक्स का। दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, ये उसका एक नमूना है, ये उसका एक नमूना है। कम से कम हमने अपने इस डिबेट की लाइन को यहाँ पर साबित कर दिया कि दिल्ली में डर्टी पॉलिटिक्स हो रहे हैं। आप देख रहे हैं राजीव त्यागी, आशुतोष, संबित पात्रा किस तरीके से, क्यों नहीं विकास की बात की, कांग्रेस ने विकास की बात की, गवर्नेंस की बात की। हाँ, दिल्ली से बाहर हो गया, दिखाया भी। हाँ, दिल्ली से बाहर हो गया। अगर विकास की बात उठाना बेकार है, जनता ने बाहर कर दिया, जनता ने बाहर कर दिया, जनता ने बाहर कर दिया। एक ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ यहीं से। एक नहीं, चिल्लाने से थोड़ी होता है। आपको जनता ने बाहर कर दिया, आप जितना चिल्लाए, आपने जितना विकास किया, नतीजा ये हुआ कि जनता ने आपको बाहर कर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चले, दिल्ली में अब क्या सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स चलेगी? एक नमूना आपने इससे ब्रेक पर जाने से पहले देखा कि किस कदर आरोप प्रत्यारोप और खुद जवाबदेही से बचने के लिए आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला यहां पर भी शुरू हुआ। संबित पात्रा आशुतोष को स्पष्टीकरण देना चाहते। शांति भूषण को लेकर के आशुतोष का कहना था कि संबित माफी मांगे। संबित, क्या स्पष्टीकरण? देखिए, आपको ध्यान होगा जब शांति भूषण जी ने आरोप लगाए थे तो उसी दिन या उससे एक दिन पहले एक कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का, उसका टिकट ले लिया गया था, एक विधायक की उसका टिकट ले लिया गया था। उसने कहा था कि मुझे 2 करोड़ रुपए मुझसे लिए गए थे। जिस दिन शांति भूषण जी ने खुलासा किया, उन्होंने कहा था कि अब तो कैंडिडेट भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगा रहे हैं, ही मस्ट कम क्लीन, उनको इन विषयों पे क्लीन। तो यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं कह रहा था। मतलब ये हुआ, मैं ये कह रहा था कि ये जो आरोप लग रहे हैं, ये कोई भाजपा क्या लगा रही है, तो खुद आम आदमी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी के लोगों के आरोप पर ही आम आदमी पार्टी को इस बात से ये पता चला कि राम कृपाल जी, इस बात से ये पता चला कि शांति भूषण ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, बल्कि ये कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप पर अपने आप को क्लीन करें अरविंद केजरीवाल। देखिए, वो किसी और ने आरोप लगाया था, उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो जाए, इसमें सच्चाई है या नहीं। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था आप पार्टी पर। अब वो ठीक है, संबित जी देखिए इस मौके पर ऐसे है, इसको तो बिल्कुल अपने हिसाब से कहेंगे ही, इसमें इनकी संबित जी की भी कोई गलती नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी, एक बात मैं विनम्रता से कहूंगा, जैसे हम लोग बहस कर रहे थे, देखिए सच्चाई व्यक्ति की नहीं होती है, सच्चाई वस्तु या घटना की होती है। ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। एक बंदा पकड़ा गया है गलत काम करते हुए, अदालत उसके उस काम पर उसको सजा देगी, इस पर नहीं कि इसको भागे हुए किसी कैदी ने पकड़ा, किसी महात्मा ने पकड़ा या सिपाही ने पकड़ा। ये इसका कोई मतलब नहीं होता, किसने कहा किसने नहीं कहा, इसकी बात नहीं। आज बहुत एक स्पेसिफिक आरोप है कि ये कंपनी है, ये एड्रेस है, इस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक बात, इस पर उसकी सच्चाई सामने लानी चाहिए आम आदमी इसका पार्टी। जवाब देने में इतनी पैतरेबाजी क्यों हो रही है? और सारी पॉलिटिकल पार्टी, मैं देखता हूं कि जो उसके अपोजिट पार्टियां भी हैं, वो भी इस पर बहस करने लगती, किसने कहा, किसने ये सवाल उठाया। भाई इससे क्या मतलब है? आप उस बताइए, स्काई लाइन अगर कंपनी है और फेक कंपनी है, और 4 कंपनी ऐसी हैं जिसमें 3 कंपनियों में एक ही डायरेक्टर है, डायरेक्टर साझे हैं, और एक ही समय में ट्रांजैक्शन हो रहा है, 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है। और आप देखिए, फाइनेंशियल इम्बेजलमेंट चाहे 1 पैसे का हो चाहे जो भी हो, वो सब उसी में फाइनेंशियल इम्बेजलमेंट में आईपीसी की धारा एक ही होती है, वो अपराध है, उसके लिए नहीं होता क्वांटिटी कितनी है, 1 रुपया है या 4 रुपया है, गबन होता है। आप 10 रुपए का गबन करें या 1 करोड़ का गबन करें, गबन हुआ आपके हिसाब से? गबन हुआ नहीं, मेरा कहना गबन की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो कानूनन सम्मत जो था, अगर आम आदमी पार्टी ने गबन किया ना, मतलब गबन हुआ, काले धन को खपाया, उसकी धाराएं दूसरी लगेंगी। मतलब इसका नहीं होगा। सीधी बात यह है कि आपको चेक मिला है, चेक इज व्हाइट मनी,
योगेंद्र यादव ने कहा था कि मैं इस 9,99,999 के ऊपर कोई भी चेक आएगा उसकी स्क्रूटनी करके लिया जाएगा। दूसरा, हमारा जो नियम है कि 3 साल का प्रॉफिट टैक्स देने के बाद उसका 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टी को दान किया सकता है। जो अभी कहा जा रहा है ये इनका इन कंपनियों का कोई बिजनेस नहीं है, ये घाटे में चलती हैं, ये कुछ है ही नहीं। अब तो पता चल रहा है उनका पता नहीं। जी एनके सिंह साहब एक दूसरा सवाल, जी एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों कार्टून की बीजेपी को जरूरत पड़ रही है? क्या अरविंद केजरीवाल की खामियां बताकर ही विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? मुद्दों पर फोकस क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी? अनुराग, सबसे बड़ा सवाल यही है। एक हम लोग सोचते थे कि मोदी जी के आने के बाद पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक ताकतवर चेंज आएगा और वो ये होगा कि सिर्फ विकास ही मुद्दा रहेगा। आज जिस तरह बीजेपी डिजेनरेट हुई है, बड़ी पार्टी है, 31% वोट, 17-18 लाख करोड़ लोगों ने वोट दिया है इस देश के, और आज वो भी वहीं पे आ गई है कि अरविंद केजरीवाल क्या है, अरविंद केजरीवाल का गोत्र क्या है। मतलब ये डिजेनरेशन जो हुआ है ये बड़ा मायूसी वाला है। मुझे नहीं लगता था कि बीजेपी को इस तरफ जाना चाहिए था। आप विकास से अभी भी ले सकते हैं। क्या वजह है कि बिजली पानी एक मुद्दा है और इसके बावजूद आप जबकि विकास की बात करते रहे, डिस्कोर्स बदलना चाहिए था। तो ये तो बहुत बड़ा डिजेनरेशन है। लेकिन मैं मायूस उससे ज्यादा हुआ कि आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जिस बुनियाद पे खड़े थे आज वो हिल गई है। अगर 50-50 लाख एक मुश्त आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से लग रहा है कि वो मनी डिफरेंट तरीके से आई है, और अगर आई है तो आप भी वही समझौते कर रहे हैं जो 65 साल से पार्टियां करती रही हैं। तब फिर हम हिल गए हैं। आज हम सच पूछिए तो हमें यह विश्वास नहीं था कि आप भी वही करेगी जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल क्लास से थोड़ा अलग मानते थे, कम से कम इस वाले एरिया में। बाकी ठीक है कि वो कैसे करते हैं, लेकिन कम से कम ये लगा कि कम से कम 50 लाख आप इस तरह से लेंगे। और आपने वेबसाइट पे दिखाया है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन लिया कहां से है? वो आदमी जो झुग्गी में है वो आपको 50 लाख दे देता है और आपको परवाह नहीं है। अगर सही है, अगर वो वाकई झुग्गी में रह के इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है तो 50 लाख देने वाला कल आपसे गला दबा के कहेगा कि हाँ भाई लैंड दो आप। हाँ। और तो संबित पात्रा, मुद्दों को उठाने के बजाय आप कार्टून में क्यों उलझे पड़े हुए हैं? क्या आप झूल गए मोदी और किरण बेदी के बीच और आपको लगा कि नहीं अब अरविंद केजरीवाल ही आपकी नैया पार लगा सकते हैं? विकास को आपने भुला दिया? बिल्कुल नहीं, विकास को एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी भुलाया नहीं। आप तो कार्टून बना रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आप तो विकास छोड़ के कार्टूनबाजी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम साइंटिफिक उत्तर देता हूं। पहले समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का दरअसल मोटो क्या है। आम आदमी पार्टी का मोटो नहीं है। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी का मोटो क्या है। मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल, आप मुझे 50 सेकंड दीजिए। आम आदमी पार्टी का मोटो है तू काम न कर, केवल काम का फिक्र कर और फिक्र का जिक्र कर। हो सिस्टम को बदलना होगा, बिजली नहीं आ रही है, खैर ऐसे बोलना है और उसका एडवर्टाइजमेंट करना है। जैसे सिस्टम बदलना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, ऐसे ही होना है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी राह पे चल रही है जिस राह पे हमने 2014 का चुनाव अर्थात विकास पे लड़ा था। मगर लोहे को लोहा काटता है। जो गुरिल्ला टैक्टिक्स की पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी कर रही है, इसको समाप्त करने के लिए हमें भी उस टर्फ पे आ गए। आप भी गुरिल्ला बन गए। संबित पात्रा, आप भी गुरिल्ला बन गए। चलिए, सवाल के लिए अब समय बचा नहीं मेरे पास, लेकिन ये दिल्ली विधानसभा चुनाव है, ये जनता के लिए चुनाव है। महिलाओं को अच्छी दिलाए दिल्ली में, नौजवानों को अच्छी दिलाए दिल्ली में। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ संबित पात्रा, मैं कह रहा हूँ संबित पात्रा, मेरे पास समय नहीं, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं संबित पात्रा कि ये गुरिल्ला वॉर नहीं, गुरिल्ला वॉर, ये कोई गुरिल्ला वॉर नहीं हो रही। संबित पात्रा की सरकार, दूसरी जादू सरकार। अरे भाई ठीक है राजीव त्यागी जी, ये कोई गुरिल्ला वॉर नहीं हो रही। दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली के जनता के हितों की बात आपको करनी चाहिए, विकास के एजेंडे को ऊपर रखना चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि दिल्ली चुनाव में आप दिल्ली चुनाव की जनता को लेकर के फोकस रहें और इस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स कम से कम बीजेपी न करे, कम से कम आम आदमी पार्टी न करे और कांग्रेस न करे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आते हैं।